ठीक, हेडिंग डालें कार्बोक्सिलिक एसिड। दिख रहा है यहाँ स्क्रीन? हाँ चल रही है। कार्बोक्सिलिक एसिड नॉमेनक्लेचर से शुरू करते हैं। देखो पहले वाले का अगर हम नॉमेनक्लेचर करें तो ये लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। ठीक, ये लॉन्गेस्ट चेन बनेगी तो नंबर 1 हम इसको करेंगे, फंक्शनल ग्रुप है, सबसे छोटा नंबर देना है। नंबर 2 इसको करेंगे और नंबर 3 इसको करेंगे। 2 पे क्या लगा है अपने पास? CH3 मतलब मिथाइल। तो 2 मिथाइल कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन। 3 कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं? प्रॉप। लॉन्गेस्ट चेन में सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो A, एंड 1 पे ही क्या लगा है? ओइक एसिड। 1 पे क्या लगा है? ओइक। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओइक एसिड। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर ब्रैकेट में CH2 आता है तब हम क्या कहते थे? अब जैसे ब्रैकेट में CH2 आया 3 बार, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? अगर CH2 आता है तो उसे लॉन्गेस्ट चेन में लगाते हैं। अगर CH2 आता है तो उसे लॉन्गेस्ट चेन में लगाते हैं, बाकी कोई भी ग्रुप आता है तो उससे पहले वाले एटम से जोड़ देते हैं। अब जैसे यहाँ पे COH है, तो इस COH से CH2 को जोड़ना है लॉन्गेस्ट चेन में। कितनी बार? 3 बार। कोई दिक्कत? क्लियर या नहीं? COH था, उस COH के बाद क्या आएगा? CH2 आएगा। कितनी बार आएगा? लॉन्गेस्ट चेन में। और एंड में फिर से क्या आ जाएगा? क्योंकि एंड में फिर से अपने को क्या दिया हुआ है? COH दिया हुआ है। कोई दिक्कत? अब लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की होगी? यही बनेगी लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर पेंटेनोइक एसिड 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन तो पेंट, और लॉन्गेस्ट चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन। 1 और 5 पे क्या लगा है? 2 बार है तो डाई ओइक एसिड। क्लियर? क्योंकि हमने जो कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड किया है तो हम क्या लेते हैं? ओइक एसिड। अगर कार्बन को लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड ना करें तो हम उसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट करो इसे। अगर लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली अटैच है तो सर इसमें मतलब ऑप्शन है कि हम नहीं, यहाँ पे तो इंक्लूड हो ही रहा है ना, तो करेंगे करेंगे। सर अगर डबल बॉन्ड होता तो फिर पेंटीन 1,5 डाइऑक्साइड अगर होता ना। अगर डबल बॉन्ड होता तो फिर इन की जगह पेंटीन 1,5 डाइओइक एसिड होता ना। हाँ, इन की जगह बस यहाँ पे इन आ जाता है। यस ओके। सर डिवीजन में तो हमें एक रिएक्शन करेंगे मैं नोट्स बोले थे देख लो। हाँ, नोट्स में तो करी है ना सारी, फिर कोई चक्कर नहीं। मैंने बताया तो था कि मैं ईथर की रिएक्शंस नहीं करा रहा हूँ, विलियमसन सिंथेसिस वगैरह। वैसे नील और एक कोविड थी एक्सेस लेते हैं। मैंने ईथर की ना तो सिंथेसिस कराई थी, ईथर का टॉपिक मैंने रिवीजन में छोड़ दिया था कि भाई ईथर अभी अभी किया है। मैंने बोला भी था कि ईथर तो अभी अभी किया है तो रहने देते हैं, ये नोट से कर लें। नहीं सब आएगा, चैप्टर तो पूरा। हाँ, इसका नाम बताएं। सर प्रोपेन बेनोइक एसिड पूरी लिंक है, पुराना तो देखा नहीं सर होगा अगर तुम्हें मतलब कुछ समझ आ रहा है। हाँ हाँ बोलो बोलो। 1,2,3 प्रोपेनोइक एसिड 1,2,3 प्रोपेनोइक एसिड। या देखो लॉन्गेस्ट चेन
अगर हम ये बनाते हैं तो इससे क्या होगा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन तो हमने लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड कर लिए, लेकिन एक को छोड़ दिया। इससे अच्छा है कि हम किसी को भी इंक्लूड ना करें। फिर हम किसी को भी इंक्लूड नहीं करेंगे एंड लॉन्गेस्ट चेन अपनी कौन सी बनेगी, और लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली क्या अटैच्ड है अपने, जब लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली COH अटैच होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की, तो प्रॉप लॉन्गेस्ट चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन, एक बार 1 पे, एक बार 2 पे, एक बार 3 बार है तो ट्राई, क्या है 3 बार, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब वही एसिड नहीं आएगा, अब क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोटीन ही है ये हटा देगा। वो कोई चक्कर नहीं, हटा दिया होगा, ठीक, कोई चक्कर नहीं, कोई डाउट सर बोलो यार। सर इधर OH की जगह कार्बोक्सिलिक क्यों आया, एक बार बता तो दोगे? कार्बोक्सिलिक ही तो लिखा है, हाँ तो वो क्यों आया? क्योंकि OH COH नहीं वाला आया। कार्बन हमने इंक्लूड नहीं किया ना। ऊपर वाले केस में क्या था, COH वाला कार्बन हम लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड कर रहे थे। अगर हम COH वाला कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड करते हैं देन इट इज ओइक एसिड। अगर उसको लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड ना करें और वो लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली अटैच हो, ये अपनी लॉन्गेस्ट चेन है 3 कार्बन की, COH डायरेक्टली अटैच्ड है, तब उसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके सर। करें आगे, कोई दिक्कत? अगर जब भी COH आता है तो COH हमेशा ही क्या रहता है, पेरेंट ग्रुप। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक OH और एक, अगर COH दिख जाए तो वो हमेशा फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, और फिर बाकी ग्रुप को हमें क्या मानना पड़ता है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो ये सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। और जब हम OH को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं तब उसका नाम क्या पड़ता है, हाइड्रोक्सी। क्या नाम पड़ता है? अब ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको पहले लिखना है। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, 1 2 3। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की, और 2 पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन की चेन तो प्रॉप एन, एंड 1 पे क्या लगा है, ओइक एसिड। क्लियर? ये तो पी बाई सर टी। एक बार वापस बता दो। क्या हुआ अयम, छुट्टियों का असर लग रहा सर है? वो यस कुछ नहीं कुछ नहीं, बोलते चलो। सर बताओ बताओ बताओ। हाँ हाँ बोलो, डाउट बताइए बोलो। मेरे को। हाँ हाँ ये बार वापस बता दो। बच्चे, जब भी COH और OH दोनों आएंगे, COH हमेशा फंक्शनल ग्रुप रहता है, OH सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। OH सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो उसका नाम क्या पड़ेगा, हाइड्रोक्सी। बीइंग अ सब्स्टिट्यूएंट अब इसको पहले लिखेंगे, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 ओइक एसिड। ओइक एसिड क्यों लिखा, क्योंकि कार्बन को लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड किया है। तो मतलब कभी भी अगर COOH और OH आएगा तो मतलब OH को हमें सब्स्टिट्यूट ही लेना हाँ है, बिल्कुल बिल्कुल। राइट? ओके। एक बार हमने ऐसे में देखा था कि जैसे C2H5 वो बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग पे COH है, तब वो सब्स्टिट्यूट की तरह है। नहीं, मतलब पूरा जो बेंजीन बेंजोइक एसिड, वो तो बेंजोइक एसिड नॉट सब्स्टिट्यूएंट ना, वो तो IUPAC नेमिंग है। इसका नाम बताएं। आईपीसी हाँ, कॉमन नेम तो पूछ ही नहीं रहा, कॉमन नेम तुम बता सकते हो तो बता दो। नहीं बता सकते ना, फिर IUPAC बताओगे। आर्यन बताएगा। क्यों आर्यन? यतिन? हाँ, ये कोई बात नहीं, अभी छुट्टियों का असर है, ये चलता है, थोड़ी देर चलेगा। शिविर बताएगी आंसर। अविष्का? इसमें उसको जो कार्बन चाहिए उसको लेना पड़ेगा।
ऑक्सैलिक एसिड नहीं, टू फिनाइल। देखो लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगी बाहर वाली, तो नंबर 1 इसको करना पड़ेगा, नंबर 2 इसको करना पड़ेगा। बेंजीन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट क्या बोलते हैं? फिनाइल। क्या था इसके अंदर? ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कर चुके, तो सोच के देखो कि आज के टेस्ट में क्या हल होगा। नॉमेनक्लेचर तो आएगा ही। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर नहीं, लेकिन अल्कोहल तक तो आएगा ही। कोई डाउट यहाँ तक? हाँ हाँ, और क्या। कर लिया नोट? इसका नाम बताएं। इसके अंदर देखो, ये बेंजीन को लॉन्गेस्ट चेन मान लेंगे, और लॉन्गेस्ट चेन से COH क्या हो जाएगा? डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे क्या था, COH एक ही था तो लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड कर लिया। यहाँ पे दो थे तो दोनों में लॉन्गेस्ट चेन से क्या कर दिया? लिंक कर दिया। कोई डाउट? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हेडिंग डालें। ये रिएक्शंस हमने की हुई हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये हमने करा था कि अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं या कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल पहले किस में ऑक्सीडाइज होता था? एल्डिहाइड में। लेकिन हमने पढ़ा था कि अगर हम KMnO4 या K2Cr2O7 ऐसा कोई रिएजेंट लेते हैं तो एल्डिहाइड पे रिएक्शन रुकती नहीं है और वो क्या बना देती है? कार्बोक्सिलिक एसिड। याद आया? 1 डिग्री अल्कोहल को अगर हम क्रोमियम या मैंगनीज बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराते थे तो अपने पास क्या मिलता था? ये तो आज टेस्ट में भी है, एक टेस्ट का हिस्सा है ना? तो रिवीजन ही चल रही है एक तरह से। ये अल्कोहल कैसा है? 1 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल को अगर मैं KMnO4 से रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बन जाएगा? सीधा सीधा। अगर एल्डिहाइड लेता हूं उसको भी क्रोमियम या मैंगनीज बेस्ड कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो तब भी वो क्या बन जाएगा? कोई दिक्कत? क्लियर या नहीं? अच्छा, ये रिएजेंट का नाम याद रखें, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इसको हम क्या बोलते हैं? जॉन्स रिएजेंट। जॉनी नहीं है, जॉन। ठीक। रिएक्शन ऐसा हमने अल्कोहल में पढ़ा था कि अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल को अगर हम कोई भी क्रोमियम या मैंगनीज बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कराते हैं तो पहले एल्डिहाइड बनता है, लेकिन एल्डिहाइड की रिएक्शन रुकती नहीं थी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता था? कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि एल्डिहाइड को इजीली ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। तो सिंपल है, या तो 1 डिग्री अल्कोहल ले लो या एल्डिहाइड ले लो, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करा दो तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। बस PCC और PDC देख लो कहां पर रोकते थे रिएक्शन को? एल्डिहाइड। बस बताओ भैया क्या हो गया? अगला है बाय नाइट्राइज या फ्रॉम नाइट्राइज। फ्रॉम नाइट्राइज। देखो नाइट्राइल क्या होता था? C ट्रिपल बॉन्ड है। और हमने ये पहले भी पढ़ा है कि अगर हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, अगर हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें तो ये जो CN है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोई दिक्कत? बस अब इसका इंटरमीडिएट याद रखें। इसका इंटरमीडिएट क्या है? अमाइड।
इसको हम बोलते हैं अमाइड्स। नहीं जरूरी नहीं, वो तो ट्रांजिशन स्टेट पढ़ाते हैं। इंटरमीडिएट मतलब रिएक्शन के बीच में बनता है इनका एंड फिर ये डिकम्पोज हो जाएगा। नहीं कई बार पूछ मेंस वगैरह में तो आ सकता है ना, तो वो ए भी करके डाल सकता है, कोई दिक्कत। इसका बाय प्रोडक्ट भी अब यहाँ पे याद रखें, अमोनियम आयन। बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है इसका? अमोनियम आयन। वहां पे हमने बाय प्रोडक्ट्स याद नहीं रखे थे। अगर हम कभी भी साइनाइड लेते हैं, साइनाइड के एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है? एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो नाइट्रोजन है उसका क्या बन जाता है? अमोनियम आयन। वहीं पे अगर हम इसकी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं, अगर हम इसकी कैसी हाइड्रोलिसिस करते हैं? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। इसको हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। और इसको हम बोलते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह क्या मिलेगा? उसका सॉल्ट। क्यों? क्योंकि जैसे ही एसिड बनेगा, मीडियम कैसा है? अल्कलाइन, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉल्ट में। और अमोनियम आयन की जगह अपने को मिलता है अमोनिया। बस इतना सा फर्क है, रिएक्शन बिल्कुल सेम है। एसिडिफाइड मीडियम में करते तो तुम्हें क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनियम आयन। अल्कलाइन मीडियम में तुम्हें क्या मिलता है? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनियम। अरे तो NaOH लोगे तो Na मिल जाएगा, साथ में KOH लोगे तो K मिल जाएगा। मान लो यहाँ पे NaOH लिया होता तो यहाँ पे क्या मिल जाता? सोडियम सॉल्ट मिल जाता। क्लियर? कोई दिक्कत? करो। बहुत बार हम इसको यूज करेंगे। फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर तो हम सबको पता है, वैसे लीनियर होता है, मैं ऐसे बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया RMgX, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमें क्या मिलेगा? एक न्यूक्लियोफाइल R-। अब ये R- किस पे अटैक कर देगा? कार्बन पे। लेकिन कार्बन तो 4 बॉन्ड पहले ही बना के बैठा है, तो ये अपना एक बॉन्ड तोड़ के चार्ज किसको ट्रांसफर कर देगा? जिससे अपने पास क्या मिलेगा? R के साथ क्या लग जाएगा? C। ये डबल बॉन्ड ऐसा का ऐसा ही है, बस ये क्या बन गया है? O। फिर ये O- वाटर से H+ गेन करके क्या कर लेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। तो अगर हमने एक कार्बन ऐड करना है, हमने कितने कार्बन ऐड करने हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जितने भी कार्बन थे, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में उससे एक कार्बन एक्स्ट्रा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तो R था ना सिर्फ, अब अपने साथ क्या है? R के साथ क्या लग चुका है? एक कार्बन एक्स्ट्रा आ चुका है, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में। तो अगर तुम्हें कभी भी एक कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए हो, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में, तो तुम इस मेथड को यूज कर सकते हो। यूजफुल इन सिंथेसिस। स्टेप अप रिएक्शन है। स्टेप अप रिएक्शन, स्टेप अप रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट हैज वन मोर कार्बन, प्रोडक्ट हैज वन एक्स्ट्रा कार्बन देन रिएक्टेड। ठीक है, एंड ये सिंथेसिस में काम आएगी। यूजफुल इन सिंथेसिस, जब हमें कहेगा A से B बनाओ, ऐसे में ये काम आ जाती है रिएक्शन।
जब भी तुम्हें एक कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए हो, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में, तो हम इस फ्रिक्शन को यूज कर लिया था। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा कन्वर्ट एक तो बड़े दिनों बाद लिख रहा हूँ ना, तो पेन से लिखा नहीं जा रहा। हाँ, उस दिन सेटिंग तो चेंज हो गई थी, तभी मैं सोचूं ये इसकी थिकनेस से कम क्यों हो गई है। अरे पता है क्या है, वो छोटा छोटा लग रहा है। जब मैं इस पर लिख रहा हूँ ना, इसको बहुत बड़ा बड़ा दिखता है। करो कन्वर्ट। रिदम बताएगा ये तो आंसर। क्यों रिदम? करो ट्राई। इथीन क्या है अपने पास? तो एक तो ये काम करते हैं, डबल बॉन्ड को हटा देते हैं एंड यहाँ पे कोई हेलोजन लगा लेते हैं। ठीक है, हेलोजन से उसका ग्रिग्नार्ड रीजन भी बना सकते हैं। मतलब एक कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए ना, तो उसमें कुछ ना कुछ हमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना ही पड़ेगा, ये तो क्लियर हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको HBr से रिएक्ट करा लेते हैं। जब हम इसको HBr से रिएक्ट कराएंगे तो एक साइड पे H लग जाएगा और एक साइड पे क्या लग जाएगा? Br। अब इसके बाद दो मेथड्स हैं। पाथ नंबर 1 क्या है कि तुम इसको रिएक्ट कराओ NaCN से। किससे रिएक्ट कराओ? जो अभी तक हमने किया हुआ है, अगर हम उसी तरीके से देखें तो NaCN से रिएक्शन करा देते हैं या KCN से करा देते हैं। तो Br की जगह क्या लग जाएगा? Cn। पढ़ा हुआ है ना ये, अल्काइल हाइड्राइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई। फिर साइनाइड की हम क्या कर दें? एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। हाँ, कोई चक्कर नहीं। अगर हम साइनाइड की क्या कर देते हैं? एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तब अपने पास क्या मिल जाएगा? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है पहले चैप्टर का, कोई दिक्कत? दूसरा मेथड क्या है जो अभी अभी कराया कि इसका क्या बना लेते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, Mg in presence of dry ether, CH3CH2 MgBr बन गया। और अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एक कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए, वो भी किस फॉर्म में? कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में, तो किससे रिएक्ट कराओ? पहले CO2 से रिएक्शन कराओ, फिर CO2 से रिएक्शन करा के इसका क्या कराओ? एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस। जब CO2 से रिएक्शन कराओगे तो इसके साथ में CO2 लग जाएगा, समझे या नहीं? पक्का? देखो ऐसे बनेगा ना, जब तुम CO2 से रिएक्शन कराओगे तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, CO2 के साथ जाके लग जाएगा और वो CO2 का क्या बना देगा? माइनस। अटैक जब होगा फिर ये H+ गेन कर लेगा और क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। आया समझ या नहीं आया? कोई दिक्कत? पक्का? अब इसका नहीं समझ आया ना आर्यन? पक्का? नोट करो इसको। अगला है फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड्स क्या होते हैं? RCOCl को एसिड क्लोराइड बोलते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन NaOH या KOH से करा दें, बेसिकली ऐसे किसी चीज से जहां से अपने पास क्या आ जाए? OH-, या तो हम यहाँ पे NaOH यूज कर सकते हैं या यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं? तो ये जो OH- है ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, और हमने पढ़ा था कि जब भी कार्बोनिल ग्रुप पे कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करे और इसके साथ अच्छा लिविंग ग्रुप लगा हो तो वो लिविंग ग्रुप क्या हो जाता है? निकल जाता है। याद आया? हाँ,
ब्रोमाइड्स की हो जाएगी सेम रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, लेकिन जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, अपना मीडियम कैसा है, बीइंग अल्कलाइन मीडियम, तो ये जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्ट। कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि बिकॉज मीडियम इज अल्कलाइन। तो फिर हमें इसके अंदर क्या डालना पड़ेगा, क्या होगा, तुम सब यतीम को ऐसे क्यों देख रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, सिंपल। कोई भी दिक्कत? कितने आसान आसान रिएक्शन है, सब पुराना काम है, कुछ नया तो है ही नहीं अभी तक। फ्रॉम एस्टर्स, एसिड क्लोराइड्स, derivatives of carboxylic acid from esters। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एस्टर बनता कैसे था? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड लेते थे, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड अपने को क्या मिल जाता था, अगर हम क्या लेते थे, अल्कोहल, और हम क्या लेते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन अगर हम H+ की प्रेजेंस में कराते थे तो क्या अपने को क्या मिलता था, एस्टर। अब उल्टा हो जाएगा, एस्टर यहाँ आ जाएगा, ये दोनों यहाँ आ जाएंगे। तो अगर हम एस्टर लेते हैं, एस्टर की एसिडिक हाइड्रोलिसिस से अब अपने को क्या मिला करेगा, एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिल, रिवर्सिबल होती है ये रिएक्शन। मान लो ये कोई एस्टर है, अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, एक अपने पास क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और वापस एक क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। हाँ, एस्टेरिफिकेशन का होता है। तो दिक्कत नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर। होता क्या है, जैसे ही एस्टर बनता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, फिर वो फॉरवर्ड रिएक्शन चलती रहती है। ली चैटलियर प्रिंसिपल, जो तुम लोगों को भी याद नहीं होगा, यही रिएक्शन तुम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में भी करा सकते हो। जरूरी नहीं है कि अपने को एसिड एज अ बेस एज अ कैटलिस्ट चाहिए, जो OH- है बेस एज अ कैटलिस्ट भी काम कर जाएगा, लेकिन बस जब बेस लोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह क्या मिलेगा, उसका सॉल्ट। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मिलेगा अपने को, सॉल्ट। बस फर्क इतना सा है कि अगर तुम एसिड की जगह बेस लेते हो एज अ कैटलिस्ट, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह हमें क्या मिलता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि मीडियम कैसा हो गया, अल्कलाइन। अगर मीडियम अल्कलाइन हो गया है तो अब तुम्हें क्या मिलेगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक। तो रिएक्शन रिवर्सिबल है। एंड कोई डाउट, समझ आ रहा है ये नहीं? सेम वही रिएक्शन है, पहले हम क्या करते थे, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड की एस्टर। अब हम उल्टा कर रहे हैं कि अगर हम एक एस्टर लेते हैं, उसको एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएं, तब भी अपने को क्या मिलता है, एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड अगर हम एसिड की जगह बेस यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट, तब अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह क्या मिलता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। करो नोट। इधर अगला रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। ये भी रिएक्शन हमने उसमें किया था कि अगर अपने पास बेंजाइलिक कार्बन है, अपने पास क्या है, बेंजाइलिक कार्बन,
और उसके पास एक हाइड्रोजन होना जरूरी है, कम से कम एक हाइड्रोजन होना जरूरी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। अगर हम इस रिएक्टेंट को रिएक्ट कराएं किसके साथ, KMnO4 के साथ, सिर्फ और सिर्फ KMnO4 यहाँ काम आता है और कोई रिएजेंट काम नहीं आएगा, तो तुम्हारे पास जितना मर्जी बड़ा ग्रुप हो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, COH का। जितना मर्जी बड़ा ग्रुप हो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में। कोई दिक्कत? अब अगर तुम यहाँ पे एसिड लोगे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो डायरेक्टली अपने को क्या मिलेगा, COH मिलेगा। लेकिन अगर तुमने ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में कराई होती, नहीं वो तो वैसे ही है, कई बार वो H+ की जगह KMnO4 दोनों में काम करता है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम। तो अगर वो बेसिक मीडियम में काम करता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो मिला होगा, लेकिन उसका क्या बन गया होगा, सॉल्ट। फिर तुम्हें उसको क्या करना पड़ता है, एसिडिफाई करना पड़ता है, अगर तुम्हें उसका कार्बोक्सिलिक एसिड रीजनरेट करना है। जितना मर्जी बड़ा ग्रुप हो, 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 10 कार्बन हो, बस एक हाइड्रोजन होना जरूरी है, तभी ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। कोई दिक्कत? अब यही एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, पहले समझ लो, बाद में आराम से नोट करना। देखो, टॉल्यूइन से शुरू किया है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, बेंजाइलिक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे तो कितने हाइड्रोजन है, 3 किसके साथ रिएक्ट कराया, KMnO4, लेकिन मीडियम कैसा ले लिया, तो सॉल्ट मिला। सॉल्ट के एसिडिफिकेशन से क्या मिल गया, अब यहाँ पे इन्होंने 3 कार्बन लगा दिए, लेकिन बेंजाइलिक कार्बन के पास हाइड्रोजन तो है ना, तो जितना मर्जी बड़ा ग्रुप हो वो सारा का सारा ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO- में, पूरा ग्रुप ही हट जाता है। कोई दिक्कत? क्लियर या नहीं? कोई भी डाउट? पहले ये नीचे वाली रिएक्शन नोट करें, उसके बाद ऊपर एग्जांपल नोट करें। नहीं किया कभी? अरे ये तो बड़ा दुख की बात है। शिरीन बताएगी किया या नहीं। शिरीन ने कभी किया? यस सर, करा। हाँ मेरे कब किया है, ऊपर वाला नहीं किया। कब? सेकंड चैप्टर में। अविष्का? अरे अभी अभी तो कराया कि जो साइनाइड है, साइनाइड की एसिडिक हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है, अरे साइनाइड तो है ना, RCN। साइनाइड के एसिडिक हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने अभी अभी तो लिखा था कि अगर हम RCN लेते हैं, RCN के एसिडिक हाइड्रोलिसिस से अपने को क्या मिलता है, और बीच में क्या मिलता है, अमाइड एज अ इंटरमीडिएट, ये भी लिखा था। कोई दिक्कत? और ये भी किया था, एस्टर है ये, एस्टर के एसिडिक हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। बना लो, मर्जी है, यहाँ पे बना सकते हो क्योंकि ये तो तुम्हारे सिलेबस का है। अरे जरूरी नहीं है, नंबर नहीं करते हैं, टेंशन मत। ठीक है, ये वाला स्टेप बिना शो किए भी तुम डायरेक्टली साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बस हो गया ये वाला चैप्टर भी। केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी इंपॉर्टेंट है, वही टाइम लेंगे, देखते हैं कितना टाइम लेती है वो। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देखो इसमें तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जो फर्स्ट 3 एलिफेटिक एसिड्स हैं वो कैसे हैं, कलरलेस लिक्विड्स विद अ पंजेंट स्मेल। ठीक है, फर्स्ट 3 मतलब फॉर्मिक एसिड, इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड, ये कैसे हैं, कलरलेस लिक्विड्स विद अ पंजेंट स्मेल। द नेक्स्ट 6 आर ऑयली लिक्विड्स with an order of rancid butter। rancid butter मतलब ऑक्सीडाइज बटर। rancid होता है खट्टा, ऑक्सीडाइज हो खट्टा होता है। और but the higher members are colorless
ऑर्डरलेस वैक्सी सॉलिड्स। और बेंजोइक एसिड का याद रखना, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये पॉइंट तुम्हें याद रखना पड़ेगा, नोट करो इसे। चलो आगे करते हैं। देखो अब ये जो एसिड्स हैं ये कैसे बनते हैं? बाय बैक्टीरियल एक्शन एंड आर प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट्स इन द स्किन ऑफ मैमल्स। ठीक है, ये जो एसिड्स हैं ये कैसे बनते हैं? बैक्टीरियल एक्शन से बनते हैं एंड ये हर एक मैमल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और हर एक एसिड की जो स्मेल होती है वो डिफरेंट होती है। Since metabolic processes of different persons are not exactly identical, these acids are present in different composition on the skin of different persons, which gives a characteristic smell different from person to person. This is the reason why dogs are able to differentiate one person from another. नोट करें इसे, इसी बीएससी का एक क्वेश्चन है। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से बन रहे हैं, हर एक पर्सन का मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? डिफरेंट होता है, तो उसके अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है एंड जिसके कारण हर एक पर्सन की स्मेल क्या होती है? डिफरेंट होती है। और उसी स्मेल से डॉग्स एक दूसरे पर्सन को, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नोट करें इसे। तो देखो सॉलिबिलिटी, अगर हम सॉलिबिलिटी की बात करते हैं, जो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़े आराम से शो कर देगा। अगर हम इसकी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें तो ये वाटर के साथ बड़े आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। इनफैक्ट दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि ऊपर वाला भी तो ऑक्सीजन है। तो ये काफी ज्यादा पानी के अंदर क्या होते हैं? सॉल्युबल। लेकिन दिक्कत फिर से यहीं पे आती है कि ये वाला जो हिस्सा है ये इसका कैसा हिस्सा है? पोलर। और जबकि ये वाला जो हिस्सा होगा ये कैसा होगा? तो जैसे जैसे कार्बन पार्ट बढ़ता जाएगा, नॉन पोलर पार्ट क्या होता जाएगा? इंक्रीज। और सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? तो ये 4-5 कार्बन तक ही ये भी सॉल्युबल होते हैं, उसके बाद ये भी क्या हो जाता है? इनसॉल्युबल होने लगता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड molecules are polar like alcohols and can form intermolecular hydrogen bond with water. First 4 carboxylic acids are miscible in water. आगे जाके पार्टली सॉल्युबल, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जा रही है? फिर से कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर पार्ट क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। बेंजोइक एसिड का ध्यान रखें, बेंजोइक एसिड इज प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि उसके अंदर कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, 6 कार्बन हो जाते हैं। तो उसके अंदर जो पानी के अंदर जो उसकी सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो दिक्कत नोट करें इसे। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, हमने ये पढ़ा था कि जब हम बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करते हैं तो दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करनी है। अगर हम अल्कोहल्स की बात करते हैं, जब हमने अल्कोहल्स किए थे तो हमने कहा था कि दो अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है। दो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा था? हाई था। अगर हम अल्काइल हाइड्राइड की बात करें तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा था? लो। अब अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? बिल्कुल होगी। इसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो अब मुझे ये बताओ कि अल्कोहल में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसमें भी हो रही है, फिर किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? क्यों? इसमें 2 बार हो रही है, इसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है और ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहता है? ज्यादा रहता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 molecules of carboxylic acid, 2 molecules of combined together, या हम कह सकते हैं डाइमराइज।
इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइमरेज। थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 2। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसके अंदर होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। फिर किसके अंदर होगा? अल्कोहल के अंदर। फिर एल्डिहाइड्स के अंदर। और फिर अल्काइल हैलाइड्स के अंदर। एंड लास्ट में कौन आता है? हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत? मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1 पे रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाते हैं। कोई भी दिक्कत? करो। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहला आएगा इनका एसिडिक नेचर। कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर क्यों होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स एसिडिक क्यों होते हैं? क्योंकि नाम में एसिड है। देखो, अगर हमें एसिड प्रूव करना है तो हमें उसका कॉन्जुगेट बेस बना लेना चाहिए। अगर हम इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं यही बनेगा। अगर ये एसिड है, उसमें से मैंने H+ बाहर निकाल दिया, तो ये क्या बनेगा? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट बेस कैसा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अरे ऐसे कभी कभी सही सही आंसर आ जाता है। एक काम करो, तुम टेस्ट आज ही दे दो। तो जो कॉन्जुगेट बेस है वो कैसा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैसे होते हैं? वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अच्छा, अल्कोहल्स भी तो एसिडिक होते थे, फिनोल्स भी तो एसिडिक होते थे। अब तीसरा कंपाउंड कौन है जो एसिडिक निकला? कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। और हमने ये पढ़ा था कि फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। पढ़ा था या नहीं? क्यों? क्योंकि फिनोल में रेजोनेंस थी। अगर हम फिनोल की बात करें और इसमें से H+ बाहर निकाल देते हैं, तो इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे थे? 5। याद है या नहीं? 5 बनाने की जरूरत तो नहीं है, 2 तो बना देता हूं। हाँ, तो एग्जाम में तो बनाने पड़ेंगे, नहीं तो नंबर भी उसी हिसाब से मिलेंगे। तो 5 स्ट्रक्चर मिलते हैं, है ना। अब मुझे बताओ, अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड बीच में रखना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड को मिला के इसका ऑर्डर क्या बनेगा? मतलब फिनोल्स तो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, ये तो क्लियर है। कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ पे आएंगे? फिनोल से ज्यादा एसिडिक है या फिनोल से कम एसिडिक है? अगर फिनोल से कम है तो क्या ये अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है? अल्कोहल से तो ज्यादा है, क्योंकि अल्कोहल में तो कोई रेजोनेंस नहीं थी, ये तो क्लियर है।
अल्कोहल्स में तो कोई भी रेजोनेंस नहीं थी, तो अल्कोहल से तो ये ज्यादा एसिडिक है, ये तो क्लियर हो जाता है। ठीक, लेकिन बात आती है फिनोल्स के साथ कंपैरिजन की। क्या ये फिनोल से ज्यादा एसिडिक है या फिनोल से कम एसिडिक है? क्यों? इसमें 2 ही स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, उसमें 5-5 स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। ये भी है। हाँ, क्या हुआ शिवराम? आर्यन, तुम्हारे विचार क्या कहते हैं? नहीं, अगर बेस कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो इजीली एच यूज करता है। आर्यन, कम ही लग रहा है? किससे? फिनोल से? अविष्का, फिनोल से ज्यादा। श्रीन, आयम, चला गया लगता है। रिदम, कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों? अरे वो तो वैसे इन जनरल दे आर स्ट्रॉन्ग, ऐसे कभी दिल पे नहीं लेनी है। बताओ भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, फॉलोड बाय फिनोल्स। देखो अल्कोहल्स तो बहुत ही क्लियर है कि अल्कोहल में कोई रेजोनेंस नहीं है, तो वो लास्ट में है। मेन पॉइंट ये आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं? जबकि इसमें तो कितने कितने स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। और हमने पढ़ा कि जितना ज्यादा स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। फिर ऐसा क्या हो गया कि 2 वाला ज्यादा स्टेबल मान रहे हैं हम एज कम्पेयर टू 5 वाले। अब इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से समझें, ये +1 में रेजोनेंस में एक टॉपिक किया था। अच्छा, यहाँ पे देखो R है, यहाँ पे भी R है, ठीक है। R के साथ क्या लगा है? यहाँ पे भी R के साथ क्या लगा है? और इस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड O लगा है और एक O- लगा है। अब वो मेरी मर्जी है ना, मैं O- ऊपर बनाऊं या डबल बॉन्ड इधर बनाऊं, वो तो अपनी मर्जी है। मतलब बेसिकली इस कार्बन के साथ क्या लगा है? एक R सिंगल बॉन्डेड, एक सिंगल बॉन्डेड O-1 और एक डबल बॉन्डेड O। वही सेम चीजें इस कार्बन के साथ भी है, एक सिंगल बॉन्डेड R, एक सिंगल बॉन्डेड O-1 और एक डबल बॉन्डेड O। मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे हैं? आइडेंटिकल। ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे हैं? तो ये हैं आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा, फिनोल्स वाले पे आ जाओ। इस कार्बन की बात करते हैं। फिलहाल इस कार्बन पे क्या क्या लगा हुआ है? एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन, पहले समझ लें बाद में लिखें। एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन, एक डबल बॉन्डेड कार्बन और एक क्या है? सिंगल बॉन्डेड O-। क्या यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड O- कहीं पे भी दिख रहा है? तो ये आइडेंटिकल नहीं है। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ये कैसे होते हैं? नॉन आइडेंटिकल। और जो आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं, बिकॉज आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल। तो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ही स्ट्रक्चर मिल रहे थे, लेकिन वो दोनों के दोनों कैसे थे? आइडेंटिकल, जिसके कारण इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या हुआ? ज्यादा स्टेबल हुआ और ये क्या हो गए? ज्यादा एसिडिक हो। जबकि इसमें 5-5 स्ट्रक्चर मिल रहे थे, लेकिन वो कैसे थे? नॉन आइडेंटिकल। तो स्टेबिलिटी उसकी क्या है? कंपैरेटिवली कम है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या रहेगी? थोड़ी सी। पहले बना लो, फिर मैं इसको अच्छी तरह से लिखवाता हूँ, पहले नोट कर लें।